आज हम पार्ट 15 करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। When acids undergo a reaction with carbonates, what is formed? जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वो वाटर भी फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है और सॉल्ट भी देता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब एसिड जो है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि क्लैरिफिकेशन में देखिए, मैंने एसिड में लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनेट में लिया है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है कहीं तो वो अपना क्या रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा। अगर HCl से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होता है तो किससे जाकर मिलेगा, सीधे सीधे वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनेट में से ऑक्सीजन लेकर। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन बच गया और सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बच गया, तो सॉल्ट क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। ठीक है, और वाटर बन गया, और क्या अंत में क्या बचेगा कार्बोनेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बचे। तो आपको इस तरह से रिएक्शन को मैच करके और आपको शो करना है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि एसिड जो है जब भी किसी चीज़ से रिएक्ट करता है तो अक्सर वो हाइड्रोजन आयंस यानी H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, तभी वो एसिड है। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ एसिड नाम लगा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर सकता है, अगर वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करेगा तो वह एसिड नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, H पॉजिटिव आयन है एसिड का, तो वो कार्बोनेट के साथ मिलके पहले तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, दैट इज H2CO3, एंड फिर H2CO3 का डिकम्पोजिशन होता है और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। डायरेक्ट वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा, पहले वो क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर यूजुअली न्यूट्रल। तो आपको ये पता होगा, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो आपको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो उसमें जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका pH वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली pH वैल्यू उसका 7 होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो कंप्लीट वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को हम रिएक्ट करवाएंगे वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उस केस में जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है हमारा, उसका pH जो है वो 7 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्या होता है जब कॉपर ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एक तो आप ये देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड है, अब उसमें एसिड का नाम लगा हुआ है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो आपका तो ऑप्शन नंबर A एंड B वैसे ही कट हो गया, हमें सेलेक्ट कहाँ से करना होगा, ऑप्शन नंबर C एंड D से सेलेक्ट करना होगा। कॉपर ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड से तो हमें H पॉजिटिव आयन मिल जा रहा है, बचा उधर से NO3, दैट इज, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। ओके, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा। अब देखिए क्लैरिफिकेशन में रिएक्शन भी मैंने शो किया है, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 गिव राइज टू कॉपर नाइट्रेट, दैट इज CuNO3 का होल 2 प्लस वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि रेन वाटर का जो pH है वो एसिड रेन में क्या होता है। तो अब चूंकि यहाँ एसिड रेन बोल रहा है तो आप 4 ऑप्शन देखिए, एक तो आपका 9.6 से ज़्यादा है, एसिड है मतलब 7 से कम होना चाहिए, सीधी बात। तो यहाँ पर 7 से कम आपका एक ही दिखा रहा है, दैट इज़ बिलो 5.6, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए कि जो रेन वाटर का जो pH है वो 5.6 के नीचे चला जाता है और उसको एसिड रेन कहते हैं। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जब रेन स्टार्टअप जो रेन का होता है तो उस समय क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से वो सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो कंसंट्रेशन है उसको वो अपने साथ ले लेता है और वाटर के साथ कंबाइन। अब रेन हो रहा है तो रेन क्या है, दैट इज़ वाटर, तो वाटर के साथ सल्फर आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ गया, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया वाटर को, तो एक एसिडिक कंपाउंड फॉर्म कर गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द सेंट ऑफ क्लोव्स कांट बी डिस्क्राइब्ड इन। जो क्लोव्स का सेंट है, ठीक है, तो उसको हम किस में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक में, एसिडिक में, या दोनों में ही, न्यूट्रल और बेसिक में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिक मीडियम में हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होता है जो कि हमें एसिड और बेस को कैरेक्टराइज करने में हेल्प करता है बाय द स्मेल। ठीक है, बाय स्मेल, बाय द सेंस ऑफ स्मेल।
तो जबकि क्लोव का जो स्मेल है वो एसिड के प्रेजेंस में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, लेकिन बेसिक एनवायरनमेंट में इसके सेंट को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम बेसिक मीडियम में तो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड अलोंगसाइड एसिड टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फायर एक्सटिंग्विशर्स में एसिड के साथ क्या यूज़ किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जनरेट हो सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लैरिफिकेशन में देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये दोनों सब्सटेंस फायर एक्सटिंग्विशर्स में अलग अलग स्टोर होते हैं। इमरजेंसी के दौरान उन्हें मिक्स और रिएक्ट किया जाता है। इससे केमिकल रिएक्शन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसे बाद में आग में हम छोड़ सकते हैं। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है तो वो क्या करेगा, आग को बुझा देगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टूथ डिके कैन बी ट्रीटेड बाय अ टूथपेस्ट थ्रू अ रिएक्शन नोन एज। टूथ डिके ठीक है, टूथ डिके हमें पता है क्या है, एसिडिक है। अब उसको हमें ट्रीट कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें कुछ बेस डालना होगा। तो टूथपेस्ट का नेचर ऑब्वियसली अल्कलाइन हो जाएगा, दैट इज़ बेसिक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक तो एसिड हो गया और उसके ऊपर हमने बेस डाल दिया, तो ये रिएक्शन क्या कहला गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाया। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, मुंह में एसिड को न्यूट्रलाइज करके टूथपेस्ट से दांतों की सड़न का इलाज किया जा सकता है। टूथपेस्ट जो नेचर में अल्कलाइन है, फूड पार्टिकल से उत्पन्न एसिड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे फर्दर डिके को रोकने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ब्रश करने के दौरान टूथपेस्ट की जो घर्षण है, हम घिसते हैं ना अपने मुंह में टूथपेस्ट को, जब घिसते हैं तो उससे क्या होता है, प्लेक और फूड पार्टिकल्स जो है वो हट जाता है, जिससे दांतों की सड़न जो है वो रुक जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग सोडा और विनेगर को रिएक्ट किया जा सकता है तो क्यों। हाँ, बेकिंग सोडा और विनेगर को रिएक्ट किया जा सकता है। क्यों रिएक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइज ईच अदर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, इसलिए हम, क्योंकि एक एसिड बेस केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा और विनेगर में केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान विनेगर में जो एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि बबल्स और एक फिज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ अ मेटल इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट और अ बेस ऑफ द मेटल एंड रिलीजेज व्हाट। क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा हाइड्रोजन। ये क्यों होता है, बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और मेटल का बेस क्यों फॉर्म करता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट के कारण। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। किससे, तो बेस से। किसके द्वारा, तो मेटल के द्वारा। और वो क्या फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। और बेस ऑफ सॉल्ट या बेस ऑफ द मेटल, या सॉल्ट फॉर्म करेगा या फिर मेटल का बेस फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। आप एग्जांपल में देखिए, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैंने लिया है बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH और मेटल में लिया है हमने जिंक। तो ये रिएक्ट करके क्या मिल रहा है हमें, सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ आप क्वेश्चन में ही देखिए क्या रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन, तो प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यूज़ ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का क्या यूज़ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ C एंड B, यानी कि इसको हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स यानी दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनका अच्छा ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूज़फुल है। तो लेबोरेटरी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का उपयोग विजुअली इम्पेयर्ड को गंध की भावना यानी कि सेंस ऑफ स्मेल के माध्यम से केमिकल रिएक्शंस को समझने में सक्षम बनाकर किया जा सकता है। लेबोरेटरी में क्या होता है, विशिष्ट गंध वाले पदार्थों को शामिल करके छात्र जो हैं वो स्मेल में चेंज की पहचान कर सकते हैं, जिससे उनकी पार्टिसिपेशन और विभिन्न केमिकल रिएक्शन को समझने में आसानी होगी। यह दृष्टिकोण दृष्टिबाधित छात्रों को प्रयोगशाला गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे उनके समग्र सीखने के अनुभव में वृद्धि होती है। तो अब अगले वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट का लाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टीचिंग एग्जाम्स, स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स, वेरियस कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।